नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से ये 150 क्लासेस का एक फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके माध्यम से आप विभिन्न विषयों के उन टॉपिक्स की क्लास को देख रहे हैं जिनसे प्राय परीक्षा में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो ये 150 क्लासेस आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इन क्लासेस को चूंकि संभवतया अभी कंफर्म नहीं है, शायद आपकी परीक्षा की डेट आगे बढ़ जाए, तो इन क्लासेस को देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में गूगल डॉक्स का लिंक पड़ा हुआ है, जिसमें इन क्लासेस का पूरा शेड्यूल डे वाइज, क्लास वाइज, कौन कौन सी क्लास आपकी है वो पड़ा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, है ना। तो ये टॉप 150 टॉपिक वो हैं जो आपको पेपर में जाने से पहले नहीं ही छोड़ने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च के बाद इन टॉपिक्स को डिजाइन किया गया है जिनसे सवाल पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए हो सकती है। आप उन टॉपिक्स को देख लीजिए, उस पूरे शेड्यूल के माध्यम से दिन भर पढ़िए, शाम को आके रिवाइज कर लीजिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और महत्वपूर्ण फैक्ट भी याद हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में अंतिम सफलता आपको रिवीजन के माध्यम से ही सुनिश्चित होगी। जितने भी मल्टीपल टाइप वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि फैक्ट आपको तभी रिकॉल हो पाएंगे जब आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रखा होगा। एक बेहतरीन प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, इसका लाभ उठाइए, अपने मित्र मंडली के साथ भी साझा करते रहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, डिकोड एग्जाम की तरफ से एक नई टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की गई है, जो आपकी तैयारी में आपको और इनहेंसमेंट प्रदान कर सकती है। 7000 प्रश्नों की यह श्रृंखला है, जिसमें 4000 प्लस 3000 प्रश्नों के 2 सेट हैं। 4000 प्रश्न वो हैं जो डिकोड एग्जाम ने मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया था, जिसमें 100 दिन में 3 बार संपूर्ण रिवीजन का प्लान था। संपूर्ण सिलेबस के रिवीजन के डेली आपको टारगेट्स दिए जाते थे, शाम को टेस्ट दिया जाता था, उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता था। तो आप में से बहुत सारे लोग उस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ पाए, केवल इस टेस्ट सीरीज का ही प्राइस 999 था, और अब प्लस इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको और साथ में दिए जा रहे हैं। 15 फुल लेंथ टेस्ट और साथ में दिए जा रहे हैं, जिसमें 3000 प्रश्न लगभग होंगे। तो मतलब 4000 प्रश्न, उनका पीडीएफ टेस्ट, उनका पीडीएफ सॉल्यूशन प्लस उनका वीडियो सॉल्यूशन, देन 15 फुल लेंथ टेस्ट के माध्यम से 3000 प्रश्न आपके टेस्ट प्लस उनका सॉल्यूशन। तो एक बड़ी समग्रता लिए हुए एक टेस्ट सीरीज है, और सारे प्रश्न आयोग का नया ट्रेंड को फॉलो करते हुए, जैसा आयोग आजकल आपसे प्रश्न परीक्षाओं के माध्यम से पूछ रहा है, उन प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। चाहे फिर वो कथन निष्कर्ष वाले सवाल सही, सत्य वाले सवाल सही, मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल सही, मैचिंग वाले सवाल सही, उन सबका यथासंभव विशेष ध्यान रखते हुए आपसे इसमें प्रश्नों को पूछा गया है। तो एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होने वाली है, और वीडियो सॉल्यूशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि आपको प्रश्न हैंडल करने भी सिखाना, कि प्रश्न को कैसे आप हैंडल करना चाहिए, कैसे ना आते हुए प्रश्नों को भी हम हैंडल करके पॉजिटिव साइड गेन कर सकते हैं। तो यही काम टॉपर्स करते हैं, यही काम वो लोग करते हैं जो परीक्षा में आराम से प्रीलिम्स क्रैक करते हैं। तो आप भी इस टेस्ट सीरीज और इस पूरे क्रैश कोर्स के माध्यम से प्रीलिम्स जो कम से कम बाधा है, आप थोड़े अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं, मतलब 50% प्रयास आप अपने स्तर पे कर रहे हैं और 50% इन 2 प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स शायद ही नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। आज हमें जो पढ़ना है, आपका भारत का भूगोल खत्म मैंने करा दिया है ना, प्राचीन भारत का इतिहास इन क्लासेस के माध्यम से खत्म करा दिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म करा दिया, और 3 अक्टूबर तक आपके अगली क्लास मेरी 1 तारीख को होगी, उसके बाद 3 तारीख को होगी। तो 3 अक्टूबर तक आपकी विश्व का भूगोल भी समाप्त हो जाएगा। 2 कक्षाएं और हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है। उसके बाद हम सीसेट पे आ जाएंगे, और सीसेट के बाद फिर परीक्षा के आसपास हम करंट अफेयर्स भी करेंगे, या फिर मार्केट में जो आपकी नामी किताब है, चाहे वो आंख वाली दृष्टि हो, चाहे फिर घटनासार हो, उनका वार्षिकांक जैसा कुछ आ जाता है, तो उसको कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें, अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र मंडली के साथ साझा करें। तो आज हम जो पढ़ेंगे, विश्व के भूगोल में वायुमंडल की संरचना क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कई सवाल इस रिलेटेड पूछे जाते हैं। अभी आपको समझाते हुए ही मैं सवालों का स्तर भी बता दूंगा। सूर्य तप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सूर्य तप के कारण ही, यद्यपि मैं एक क्लास में समझा चुका हूं, लेकिन आज ये टॉपिक यहां से कनेक्टेड है, तो यहां फिर से मैं बता
दूंगा कैसे वायु दाब पेटियों का, कैसे प्रेशर बेल्ट्स का निर्माण होता है जो पृथ्वी है उस पर। ठीक है, चक्रवात को बेसिकली समझ लेंगे, चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात क्या होते हैं, और वायु दाब को भी देख लेंगे, आर्द्रता इत्यादि, ये सब क्या कार्यक्रम होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। ये है आपके सामने वायुमंडल की संरचना। अब मैं पूरी थ्योरी भी लिख सकता था, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन हम इसी इमेज के माध्यम से प्रॉपर समझ लेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न जो, या सबसे जो प्राथमिक प्रश्न आपको इन टॉपिक से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसकी संरचना। कैसे इसकी संरचना, कि संरचना को क्रोनोलॉजी में लगाइए, मतलब ऊपर से नीचे कौन है, नीचे से ऊपर कौन है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो सबसे नीचे जो पृथ्वी की परत है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। इसके बाद है समताप मंडल या अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद है मध्य मंडल जिसको बोलते हैं मीजोस्फियर। फिर है आयन मंडल जिसको बोलते हैं आइनोस्फियर, और फिर है बाह्य मंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। तो कुल मिलाके ये पांच जो है, पांच परतीय संरचना आपको वायुमंडल में मिलेगी। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, जो क्षोभ मंडल है वो क्या है, 8 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई मिलती है, और इसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है। अभी अगले चित्र में मैं आपको टेम्परेचर का भी बता दूंगा, तो इस टेम्परेचर यहां छोड़ते चलते हैं। मतलब 8 से 15 किलोमीटर तक क्या मिलती है, क्षोभ मंडल मिलता है। फिर 15 से 50 किलोमीटर तक लगभग कौन सी परत मिलती है, यह मिलती है आपकी समताप मंडल। उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 80 से 650 किलोमीटर तक माना जाता है आइनोस्फीयर है, और उसके बाद एक्सोस्फीयर है, मतलब बाह्य मंडल है। फिर वायुमंडल ओपन है, उसके बाद जितनी भी सीमा है वो सब एक्सोस्फीयर में है। मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर है ना, मीसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। 8 से 14 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, और लास्ट वाला ओपन है। पहली चीज। दूसरी चीज देखो, इसका नाम क्षोभ मंडल क्यों रखा है, ट्रोपोस्फियर इसका नाम क्यों रखा है? सर क्षोभ मंडल इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहां वायुमंडल में क्षोभ उत्पन्न होता रहता है। मतलब जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, चाहे फिर वो पाला पड़ रहा हो, वर्षा पड़ रही हो, हवाएं चल रही हो, बादल गरज रहे हो, ये जितनी भी वायुमंडलीय क्रियाएं हैं ये इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर होती हैं। या मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं, 10 से 15 किलोमीटर तक की सीमा तक होती है, तो दोनों बात बिल्कुल सही हो जाएगी। मतलब ट्रोपोस्फियर में ही समस्त वायुमंडलीय परिघटनाएं होती हैं। हवाई जहाज उड़ रहा है ना, रॉकेट उड़ रहा है, पैरासूट उड़ रहे हैं, बारिश पड़ रही है, बादल गरज रहे हैं, सब काम क्षोभ मंडल में। क्षोभ मतलब डिस्टरबेंस, सारा काम इसी डिस्टरबेंस मंडल में हो रहा है, क्षोभ मंडल में हो रहा है। ठीक है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, बादल बन रहे हैं, बारिश बरस रही है, ये सब काम इसी में हो रहे हैं। इसके अपर मतलब इसकी सीमा पे है ना, इसके अपर साइड, और क्षोभ मंडल के, समताप मंडल की निचली सीमा पे। क्षोभ मंडल की अपर सीमा, क्योंकि भाई क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा तो होगी, तो उस सीमा पे और समताप मंडल के शुरुआती फेज में एक मंडल मिलता है, एक परत मिलती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, है ना। क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल। आप देख पा रहे होंगे ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल आपको कहां मिलेगा, समताप मंडल के निचले वाले भाग में और क्षोभ मंडल के ऊपरले भाग। क्योंकि समताप मंडल में इसकी गहनता ज्यादा है, समताप मंडल में ये ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कहां मिलता है आपको, समताप मंडल में। सवाल पूछा जाता है कई बार, है ना, सवाल पूछा जाता है कई बार। दूसरी चीज, वायुमंडल के घर्षण के कारण उल्का पिंड इस परत में आते आते जल जाते हैं। भाई वायुमंडल से घर्षण होगा, है ना, तुम अपने बहुत तेज तेज हाथ रगड़ने लगो, हाथ गर्म हो जाता है, क्यों, घर्षण के कारण। तो पिंड भी जब वायुमंडल में एंट्री ले रहा है तो घर्षण के कारण वो भी गर्म हो जाएगा और उसमें आग लग सकती है। ठीक है, फिर आ जाओ आयन मंडल पे। आयन मंडल क्या करता है, यहां मुक्त आयन पाए जाते हैं। मुक्त आयन मतलब यहां तो प्रकृति में तो तत्व के रूप में चीजें मौजूद हैं, और आयन मंडल में मुक्त अवस्था में चीजें मिलती हैं, जिसको बोलते हैं हम आयन। मुक्त अवस्था में चीजें मिलती हैं, और उनके कारण जो पृथ्वी से जाने वाली रेडियो वेव्स हैं उनसे टकराकर वापस आ जाती हैं। तो जो रेडियो तरंगों के सिग्नल आपको प्राप्त होते हैं वो इसी मंडल की कृपा से प्राप्त होते हैं। और एक्सोस्फीयर तो फिर बाह्य मंडल ही है, इसके बारे में तो अभी ओपन है ना, अभी और रिसर्च होनी बाकी है। बाकी ये देख लो,
ये जो आपकी ये जो जितने भी कृत्रिम आपके उपग्रह उड़ते हैं ये सब किसमें उड़ते हैं, ये सब आपके थर्मोस्फीयर है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं आयन मंडल वगैरह, इसी में उड़ते हैं। तो ये जो भी महत्वपूर्ण चीजें इससे रिलेटेड पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, नंबर 1 क्रोनोलॉजी पूछी जाती है ना, नंबर 2 कि क्या क्या चीजें कहां कहां होती हैं, बेसिकली मौसमी परिघटनाएं कई बार पूछी गई हैं कहां, तो वो आपकी इसमें होती हैं, किसमें, क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल के निचले वाली परत में आपको ओजोन परत पाई जाती है, इससे भी पेपर में सवाल पूछा जाता है। ये क्या चीज है, ये है टेम्परेचर का सिस्टम। टेम्परेचर का सिस्टम मतलब सबसे पहले ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में तापमान घटता जाता है, 20 किलोमीटर आते आते देखो -60 के आसपास टेम्परेचर चला जाएगा। क्षोभ मंडल की सीमा आते आते -60 के बाद टेम्परेचर, फिर क्या होगा, फिर समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है, समताप मंडल में बढ़ेगा, फिर मध्य मंडल में फिर घटेगा, और फिर ताप मंडल या थर्मोस्फीयर में फिर बढ़ेगा। सिंपल है ना, सबसे पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की संरचना है। मतलब क्षोभ मंडल में टेम्परेचर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर जो है बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से ये वायुमंडल का स्तरीकरण है कि ऊंचाई पर, अब आपको एक स्टेटमेंट दे दे कि वायुमंडल में ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर घटता है, या कह दे वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो दोनों स्टेटमेंट पार्शियली सही हैं, पूर्णतया सही नहीं है। वायुमंडल में टेम्परेचर पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, ऐसे दे तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, या फिर आपको परतवार दे कि भाई समताप मंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो सही है, क्योंकि क्षोभ मंडल में कम होता है, समताप मंडल में। तो आप जिगजैग मोशन इसका याद रखोगे, पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आपसे कोई सा मंडल पूछ ले, आपको क्रोनोलॉजी मंडलों की याद है और ये सिस्टम याद है, तो आप आराम से प्रश्न करके ले जाओगे। ठीक है, तो प्रश्नों कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिया, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। देखो अब वायुमंडल में, वायुमंडल क्या है, बेसिकली वायुमंडल बहुत सारी गैसों का समूह है ना भाई, गैसों का समूह है। अब गैस सभी प्रकार से मिल रही है, मुक्त आयन में भी मिल रही है, ऐसे भी मिल रही है, वैसे। तो वायुमंडल क्या है, बहुत सारी गैसों का एक समूह है। ठीक है, तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है, मिश्रण है। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें कौन कौन सी गैसें, जैसे ऑक्सीजन, पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान है, जिनमें लगभग 99% तो दो ही हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन्हीं दो का प्रभुत्व है वायुमंडल की गैसीय संरचना में। कौन कौन, नाइट्रोजन दीदी, ऑक्सीजन भैया, यही दो हैं। शेष लगभग 1% भाग में ये सारे चूरन छुक्कल आ रहे हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, क्रिप्टन, हीलियम, हाइड्रोजन है ना, जेनॉन, ये सब आती हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, नंबर 1 पे नाइट्रोजन तुम्हें याद होती है 78 या 79%, तो 78। नंबर 2 पे ऑक्सीजन भी तुम्हें याद है 21%, 99 हो गए, बचे हुए में एक सारी। तीसरे नंबर पे जो गैस है वो आर्गन है, इसको याद रखना। ये भी आपसे आरोही अवरोही क्रम में लगाने को पेपर में कई बार पूछा गया है। आपको लगता है तीसरे नंबर पे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अखबार बताता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, लेकिन देखो ये लगभग 1% है और ये लगभग आधे प्रतिशत है, अंतर है। तो कार्बन, इसको याद कैसे रख सकते हैं, ये आर्गन के नाम में 3 अक्षर है ना, आर्गन, टार्जन नहीं, आर्गन। तो ये क्या है, ये तीसरे नंबर की है, और कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर की गैस है। तो 4 की क्रोनोलॉजी तो याद ही रखो, उसके बाद याद रख सकते हो तो नियोन, मतलब आपको एक नया फैक्ट पता चल रहा, बोले अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर की नहीं है, चौथे नंबर की है, तो मतलब नियोन, नया फैक्ट सा पता चल गया सर। तो 5 क्रोनोलॉजी से आपको गैसें याद हो गई, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन थी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर नियोन, नया फैक्ट पता चला। और 5 की अगर क्रोनोलॉजी याद है तो सवाल कोई सा दे दे, हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपको उसमें दिया है पाई चार्ट के फॉर्म में, नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर जो है और सारी गैसें आ गई। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप और तापमान। सूर्य तप को आम भाषा में ऐसे समझो, इमली की टॉफी, मतलब सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, जो सन रेज है, सूर्य का ताप है, उसको कह रहे हैं सूर्य तप। धूप निकल आई सर, है ना, सूरज के ऊपर प्लेट ले खड़े हो गए, तो क्या होगा, सूर्य तप रुक जाएगा, है ना, मतलब वो आना रुक जाएगा। तो क्या होगा,
कि सूर्य तप की मात्रा कम हो जाएगी, या सूरज चाचा इधर उधर घूमने चले जाएं, आपके सर के ऊपर ना चमके तो सूर्य तप की मात्रा कम हो जाएगी। मतलब सिंपल भाषा में सूर्य से आने वाला प्रकाश, उसका ताप को हम एक शाब्दिक रूप में नाम दे देते हैं सूर्य तप। ठीक है, तो सूर्य तप, और सूर्य तप है तो वो टेम्परेचर भी है। अब क्या होगा, सिंपल है, सूर्य से ही हवा चलेंगी, हवाओं से ही बारिश होगी, हवाओं से ही जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, हवा चलेंगी, हवा अपने साथ नमी लाएगी, बारिश होगी, फिर टेम्परेचर, तो मतलब वो पूरा एक चक्र घूमता रहता है इसी सूर्य तप के कारण। अगर सूरज अपनी जेब में सूर्य तप रख ले और कह दे कि हम तो रोशनी देंगे, सूर्य तप देंगे ही नहीं, सब सिस्टम लॉक हो जाएगा, सब सिस्टम अपनी जगह थम जाएगा। तो पूरा एक मैकेनिज्म है, इसको समझते हैं। वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। मतलब ये जो आप गर्मी फील कर रहे हो, जो आप जाड़ा में छत पे खड़े होकर आनंद लेते हो, है ना, एकदम गरम गरम सी जो है आप धूप में बैठते हो, ये सब क्या है, सूर्य तप है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आपको आता है ना। जो सूर्य तप की मात्रा होती है वो किस रूप में होती है, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। अतः पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग दैर्ध्य सौर ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या सूर्य तप या इंसोलेशन भी बोलते हैं। अंग्रेजी में सूर्य तप को इंसोलेशन। ठीक है, सूर्य की बाहरी सतह जो फोटोस्फीयर है, सूर्य की बाहरी सतह का क्या नाम है, फोटोस्फीयर, है ना। फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इसी तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। भाई अगर तुम्हारी जेब में से 10 का नोट निकला तो मेरी जेब में जो आएगा वो 10 का ही नोट आएगा, चेंज तो नहीं होगा। मतलब सूर्य तप जितना आ रहा है और पृथ्वी पर जितना सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, या मैं कहूं वायु, समस्त वायुमंडल के माध्यम से जितना सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, उसकी मात्रा समान है। जितना सूर्य तप आया उतना हमने रिसीव कर लिया। ठीक है, चलिए फिर इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा स्थिर रहती है। इसे सौरिक स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य का आंतरिक भाग है। क्या है उस भाग में, फैक्ट्री लगी हुई है, नहीं। क्या है, जिसमें अत्यधिक दबाव एवं उच्च तापमान, क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है, सूर्य की एनर्जी का स्रोत क्या है। दो प्रकार से एनर्जी बन सकती है, या तो दो नाभिक जुड़ जाएं तब एनर्जी क्रिएट होगी, या एक नाभिक टूट के दो नाभिक में बन जाए तो एनर्जी क्रिएट होगी, है ना। तो जो नाभिक जुड़ रहे हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिशन, है ना। और जो नाभिक विखंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसको याद रखोगे। तो सूर्य की एनर्जी का जो स्रोत है वो क्या है, वो नाभिकीय संलयन है। और परमाणु बम जो बना है वो किस पे बना है, वो नाभिकीय विखंडन पे बना है। यूरेनियम से बिजली पैदा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नाभिकीय विखंडन से। ठीक है, और सूर्य के एनर्जी का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिस कारण ऊर्जा का जनन होता है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है ना, सब एनर्जी है। एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है अलग अलग चीजों में, है ना। मैं हूं, मैं भी एनर्जी हूं, आप हो, आप भी एनर्जी हो। लकड़ी है, एनर्जी है, जलाओगे एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखी है। तो सारा कुछ, सब कुछ एनर्जी, ऊर्जा का ही रूपांतरण इस धरती पर या आपके आसपास जो कुछ दिख रहा है वहां है। इवन ये भी हो सकता है कि धरती ही ऊर्जा का रूपांतरण है। ठीक है, चलिए फिर सूर्य तप का वितरण होता है पृथ्वी पर, कैसे कैसे होता है। पूछा जाता है कि भाई इतने मानो 100 रुपया सूरज की तरफ से आए तो कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे कैसे वापस होते हैं, इसको देख लेते हैं। सामान्य रूप से धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाती है। फैक्ट पूछा जाता है, क्यों कम हो जाएगी। भूमध्य रेखा ऐसे बिल्कुल सामने, और मैं कतई ऐसे टॉर्च लेके खड़ा हूं, टॉर्च लेके खड़ा हूं तो टॉर्च का जो गोला का वो पड़ेगा, क्या कहते हैं, परछाई पड़ेगी, वो कम एरिया पे पड़ेगी और सीधी पड़ेगी। मतलब क्या होगा, आपके ऊपर ही सूर्य तप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। मैंने रॉड हल्की सी टॉर्च अपनी टेढ़ी कर दी तो जो देखना परछाई बनेगी वो बड़ी बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। मतलब ताप तो उतना ही जा रहा था, ज्यादा क्षेत्र पे जाने लग गया तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यही कारण है कि ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर तो सूर्य सीधा पड़ रहा है, जिस कारण
क्या है, वहां सूर्य तप की मात्रा ज्यादा प्राप्त हो रही है और ध्रुवों पर सूर्य टिल्ट करके पड़ रहा है, जिस कारण वहां सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त हो रही है। मतलब वही 100 रुपए जो है हमने एक कटोरी में बिछा लिए, वही 100 रुपए जो है एक पूरी तस्तरी में बिछा लिए, तस्तरी में फैले फैले बिछेंगे, तो वही सिस्टम है। ठीक है, चलो रुपया की बात आपके जल्दी समझ में आती है इसलिए। परंतु प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य तप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन होता है। कालिक परिवर्तन मतलब सूरज, पृथ्वी एक जगह स्टेबल नहीं है ना, पृथ्वी तो घूम रही है, जिस कारण सूर्य से उसकी डिस्टेंस भी परिवर्तित होती रहती है। हम ऐसा मान के यहां इमेजिन कर लेते हैं कि सूर्य घूम रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि सूर्य, पृथ्वी ऐसे घूम रही है कि सूर्य का जो विचरण है वो मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ तक होता है, तो इस कारण कालिक परिवर्तन भी होगा। आज 5 डिग्री अक्षांश को 5 रुपए मिलेंगे, तो कल जरूरी नहीं है 5 ही रुपया मिले, कल 4.5 भी मिल सकते हैं, 5.5 भी मिल सकते हैं, डिपेंड किस पे करेगा, सन की स्थिति पे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब कैसे कालिक परिवर्तन होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण सूर्य तप का क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता रहता है। दक्षिणायन हो जाएगा मतलब सूर्य कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे चमकेगा, तो वहां शिफ्ट हो जाएगा सूर्य तप का ज्यादा मात्रा, है ना, इस तरीके से। अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करने वाली अक्षांश रेखाएं क्या हैं, भूमध्य रेखा पर ना होकर 20 डिग्री अक्षांश पर होती हैं। ये भी फैक्ट आप याद रखोगे। तो ये है सोलर रेडिएशन, सूर्य तप, और ये पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसी सूर्य तप के कारण पृथ्वी पर विभिन्न चीजें संचालित होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। भाई सूर्य तप कैसे कमतीवर्ती होगा वो भी समझ लेते हैं, कैसे कमतीवर्ती होगा। और ये है, ये याद रखना, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आ रहा, भाई दीर्घ ना है, दीर्घ होती मामला खराब हो जाता, बड़ी बड़ी सूर्य की किरणें आ गई सर, ओहो मैं तो जल गई, है ना, मेरी त्वचा खराब हो गई। तो छोटी वाली सूर्य की किरण आ रही, मतलब लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आ रहा है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब देखो क्या क्या कारक हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करेंगे। सूर्य की किरणों के सापेक्ष तिरछापन, मैंने आपको बताया, सूर्य की किरण में ऐसे सीधी मार दूं तो आपके सीधे सामने पड़ेगी, मैं ऐसे तिरछी दे दूं तो बड़े क्षेत्रफल पे पड़ेगी, और इतना ही मसाला बड़े क्षेत्रफल पे पड़ रहा है, इतना ही मसाला सामने पड़ रहा था तो सामने वाला ज्यादा गर्म होगा, मतलब तिरछा होने के कारण सूर्य तप कम प्राप्त होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल सर, है ना। और सामने पड़ रहा है तो सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा। तो यही है, पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती हैं। सूर्य की तिरछी किरणों द्वारा सौर्यिक ऊर्जा का क्षय लंबवत किरणों की अपेक्षा अधिक होने से सूर्य तप कम प्राप्त होता है ना। ये किताबी भाषा है, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। दूसरा, सूर्य के प्रकाश की अवधि, सूरज 4 घंटे निकल रहा, कल को सूरज 6 घंटे निकल आया, तो 6 घंटे में बाल्टी ज्यादा भरेगी कि 4 घंटे में? सर 6 घंटे में ज्यादा भरेगी, तो 6 घंटा मतलब सूर्य के प्रकाश की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य तप की मात्रा भी उतनी ज्यादा होगी। टंकी जितनी देर चलेगी बाल्टी उतनी ज्यादा भरेगी। जब सौर कलंकों, सन स्पॉट की संख्या में वृद्धि होती है और सौर कलंक की क्रिया बढ़ती है तो सूर्य के विकिरण में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण धरातल पर सूर्य तप की मात्रा ज्यादा हो जाती है। याद रखना, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सौर कलंक और सौर धब्बा अलग अलग चीज है, कि सौर्य कलंक होगा मतलब वहां काला काला एरिया हो जाएगा, नहीं, उस काले एरिया के कारण ज्यादा न्यूक्लियर, ज्यादा वो जो है होता है नाभिकीय संलयन ज्यादा होता है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है और सूर्य तप की मात्रा सौर्य कलंक के कारण बढ़ती है, ना कि घटती। यह परिघटना प्राय 11 वर्षों में एक आध बार होती रहती है। वायुमंडल का प्रभाव, सौरिक विकिरण तरंगों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है ना। परिणाम स्वरूप सौर्यिक ऊर्जा का कुछ भाग परावर्तन, विसरण, अवशोषण और प्रकीर्णन आदि की प्रक्रियाओं के द्वारा मार्ग में ही नष्ट हो जाता है, जिस कारण धरातल पर सूर्य की मात्रा कम हो जाती है। मान लो मैं टॉर्च मार रहा हूं, तुमने एकदम पर्दा लगा लिया ऐसे करके आगे, तो क्या होगा, तुम्हारी आंख पे या तुम्हारे चेहरे पे टॉर्च की मात्रा कुछ कम हो जाएगी। दूसरा पर्दा लगा लो, कंबल ओढ़ लो तो कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से यह है कि वायुमंडल जो है वो एक चादर के समान कार्य करता है पृथ्वी पर, तो थोड़ा प्रकाश तो वो वापस कर देगा। क्यों? क्योंकि सिंपल है, प्रकाश किसी भी चीज पे पड़ेगा तो कुछ ना कुछ मात्रा में अवशोषित होगा, कुछ ना कुछ मात्रा में प्रकीर्णित होगा मतलब फैलेगा, कुछ ना कुछ मात्रा में परावर्तित होगा, कुछ ना कुछ मात्रा में उसमें चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सिद्धांत है। चलो ये देख लो, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कुल सौरिक विकिरण कितना है, 100 रुपए आए सूरज की तरफ से। अब 100 रुपए आए, अब इसमें से क्या हुआ, 6 तो अंतरिक्ष में ही प्रकीर्णित हो गए, मतलब अंतरिक्ष में फैल गए। 6 रुपए तो अंतरिक्ष में ही फैल गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर बादल में आए, अंतरिक्ष, क्योंकि अंतरिक्ष तो बादल से ऊपर की संरचना है, बादल पे आए,
बादल ने क्या करा, बादल ने भी अंतरिक्ष द्वारा परिवर्तित 27 को फिर वापस भेज दिया। 6 तो पहले ही अंतरिक्ष में भेज दिए, 27 को भेज दिया बादल ने वापस। 27 और 6 33। फिर उसके बाद 2 क्या हुआ, 33 में से फिर बचेंगे कितने, ये और ये आए 34 और 17 51 और 14, 51 और 14 कितना हो जाएगा 65 और 35 हमारे यहां, मतलब 100 ये वापस हो गए। तो कुल मिला के 100% का ये मामला बन गया। अब ये पृथ्वी द्वारा अवशोषित हो गया 34% और 17 पृथ्वी द्वारा अवशोषित, मतलब 2 चीजें ये जो है पृथ्वी द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, बाकी पृथ्वी जो है वापस भेज देती है। तो कुल मिला के सूर्य जितनी मात्रा आती है उतनी मात्रा फिर ये भी पृथ्वी जो है रात के समय भेज देगी। भाई ये तो सन के समय ही वापस चले गए, लेकिन रात में भी तो आपकी पृथ्वी गर्म रहती है ना, बिना सूर्य के टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो रात में जो पृथ्वी ने गर्माई प्राप्त करी थी, जैसे धूप में से कपड़ा सूख रहे हो उतार के लाओ तो 5 मिनट गर्म रहता है कपड़ा, या प्रेस करने के बाद कपड़ा गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि उसने जो टेम्परेचर था उसने गेन कर लिया, टेम्परेचर को विकिरण के रूप में धीरे धीरे निकालेगा, तब ठंडा होगा। सेम पृथ्वी का होता है कि पृथ्वी आराम से 10 घंटे गर्म हुई है, 10 घंटे ठंडे होने मिलेगी, अगले दिन फिर सुबह सूरज चाचा आ गए, बोले तुम कैसे ठंडी हो जाओगी, मैं तो यही हूं, फिर उन्होंने और ताप दे दिया, तो वो टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है। अगर वायुमंडल ना होता तो सूर्य के आने पर तो पृथ्वी एकदम हॉट एंड हॉट हो जाती और सूर्य के चले जाने पर एकदम कोल्ड एंड कोल्ड हो जाती। ठीक है, मतलब दैनिक तापांतर जरूरत से ज्यादा होता अगर वातावरण ना होता, वायुमंडल ना होता। तो ये सब था सूर्य तप। 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए, वायुमंडल पढ़ लिया और सूर्य तप पढ़ लिया। अब देखते हैं आम भाषा में थोड़ा सा चक्रवात को भी समझ लो। चक्रवात क्या है? ऐसे ऐसे कैसे गोल गोल करके घूमने वाला आइटम चक्रवात है नहीं, समझ लो, भौगोलिक भाषा में समझ लो। चक्रवात सामान्यतया निम्न दाब के केंद्र होते हैं। पहला प्रश्न, चक्रवात किस प्रकार के? तो निम्न दाब के केंद्र होते हैं चक्रवात। निम्न दाब के केंद्र का क्या मतलब है? उनके केंद्र में, जैसे मैं एक गोला बना दूं और इसमें कहूं हवा चलानी है, तो यहां क्या होगा, यहां निम्न दाब होगा, लो प्रेशर होगा, और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होगा। हवा किधर से किधर चलेगी? बाहर से अंदर की तरफ चलेगी। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हवा बाहर से अंदर चलेगी और इस तरीके से हवा फिर ऊपर उठने लगेगी बाहर से अंदर चलते हुए। तो निम्न दाब के केंद्र होते हैं, ध्यान रखना, जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायु दाब रेखाएं विकसित हो जाती हैं। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायु दाब बढ़ता जाता है। ये सारे स्टेटमेंट है चक्रवात का। अगर प्रश्न पूछेगा, केंद्र की आंख में क्या होता है? कम दाब, लो प्रेशर होता है। हवा याद रखना, हवा बाहर से अंदर की ओर आती है, हवा तो हवा बाहर से अंदर आती है, मतलब केंद्र में लो प्रेशर होगा। ठीक है, फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगेंगी। क्यों? हवा किधर से चलती हैं? जिधर ज्यादा हवा होगी वहां से कम की तरफ ही तो चलेगी, मतलब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, इस प्रकार पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती जाती है, स्फेरिकल इनवर्ड होती जाती है। जिस हवा के चक्रवात के केंद्र में अभिसारित होती है, इकट्ठी होती है, और ज्यादा केंद्र में इकट्ठी होगी तो वो ऊपर की तरफ भग जाएगी। ठीक है, चक्रवाती परिसंचरण में वायु की दिशा के प्रारूप दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न होती है ना, मतलब चक्रवात वायु की प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा के विपरीत। अब देखो यहां उल्टा आइटम है क्या? जो कोरियोलिस बल था वो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को क्लॉकवाइज घुमा रहा था, दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, याद रखना। लेकिन चक्रवात जो है हवाओं के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो इनकी दशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्लॉकवाइज होती है। तो दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। तो चक्रवात और कोरियोलिस बल को ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। चक्रवात उल्टा चल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यही चीज है। ठीक है, चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल इसकी जो है हवा होती है। ठीक है, चलिए, अब चक्रवात को भी 2 टाइप में बांटते हैं। भाई पृथ्वी है, कहां गई पृथ्वी? ये रही पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी वो जो भूमध्य रेखा है वो 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध, हिंदी में उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना, दक्षिणी गोलार्ध मतलब सदर्न हेमीस्फेयर, है ना, सदर्न हेमीस्फेयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध, फिर ये 23.5 वाली जो ऊपर वाली रेखा है उत्तरी अक्षांश, और
23.5 नीचे वाला जो अक्षांश है, इनके बीच वाले एरिया को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इनके आधार पे ही उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के आधार पर ही चक्रवात को दो पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन से? अब स्थिति के आधार पर चक्रवात को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं अयनवर्ती क्षेत्र, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे इसे ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं, और भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये सवाल पूछा जाता है, तो कैसे याद रखोगे? चक्रवात को क्या कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में कह रहे हैं बिली बिली, मतलब वो कोने में पड़ी है ना, बोले बिल्ली, ऐसी बिल्ली कोने में छुपी रहती है, ऐसी ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? बिली बिली कहते हैं। फिर आ जाओ चीन में टाइफून, चीन वाले चाचा है, उनको अपने भाई फोन कर रहे हैं, बोले वो बहुत हो गई बदमाशी, है ना, अब तो अपन को लगता है पुनिश भगवान है, तुम बदमाशी बंद कर दो, मतलब चीन को टेलीफोन कर रहे हैं, तो चीन में क्या कह रहे हैं? टाइफून। और संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका ने ऐसी स्थिति बना रखी है कि सब उसको छोटे मोटे देश तो हरी की तरह पूछते हैं, मतलब अमेरिका को कहते हैं हरिकेन, और भारत में तो क्या कह रहे हैं? भारत में चक्रवात कह ही रहे हैं। तो ये आपको जरूर याद होने चाहिए। न जाने कितनी बार मैचिंग में सवाल पूछा गया है, किस देश में क्या कहते हैं चक्रवात को। ठीक, अब आ जाओ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, मतलब टेम्परेट साइक्लोन। पहले कौन से हो गए? ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरे हो गए टेम्परेट साइक्लोन। ये क्या है? मध्य अक्षांश में निर्मित वायु विक्षोभ के कारण कम दाब और बाहर की ओर अधिक दाब होने के कारण प्रायः गोलाकार, अंडाकार, बी आकार के होते हैं, जिसके कारण इन्हें लो गर्त या ट्रफ कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। इन चक्रवात, अब देखो शीतोष्ण चक्रवात कहां चलेंगे? 35 से 65, क्यों? 25 तक, 23.5 से 23.5 कर्क रेखा से मकर रेखा, थोड़े बहुत और ऊपर तक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर और उसके नीचे जो चक्रवात चलते हैं वो कौन से होते हैं? टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। ठीक है, इन दोनों गोलार्धों के बीच पाया जाता है, जहां पछुआ हवाओं के प्रभाव में ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते रहते हैं। सवाल फैक्ट याद रखना, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दो टाइप है। बाकी आप याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध के जो चक्रवात हैं उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात हैं उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। जबकि कोरियोलिस बल इसके अपोजिट काम करता है। कोरियोलिस बल जब हवाओं को मोड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज मोड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में वो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता है। तो कोरियोलिस बल और चक्रवात वाले घूमने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको साथ में बता दे रहा हूं कि चक्रवात तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन कोरियोलिस चचा जो हवा घुमाएंगे वो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अब देख लेते हैं आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखो भाई, वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप जो है जिसको कहते हैं जलवाष्प, इसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जस्ट इमेजिन बारिश जब पड़ के चुकती है, मतलब बारिश होके चुकती है, उसके बाद अगर धूप निकल आए तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? आपके शरीर का जो पसीना था, हवा चल रही थी, वो हवा आर्द्रता के रूप में आपका पसीना सोख रही थी, आपके पसीने को सोख रही थी। लेकिन बारिश पड़ गई, मतलब क्या हुआ? वायुमंडल में हवा उसकी गीलापन बढ़ गया, जलवाष्प के रूप में मात्रा बढ़ गई, मतलब वायु संतृप्त हो गई। उसकी जेब में 4 लड्डू ही आ सकते हैं, 2 लड्डू और ऊपर से आ गए तो फिर अब कहां से आएंगे? मतलब उसको जितना जलवाष्प ग्रहण कर सकती थी उतनी जलवाष्प उसके पास पहले से थी। थोड़ी बहुत जो बारिश हो गई उससे नमी हो गई, उसके कारण हो गई। इस वजह से आपको एकदम चिपचिपा लगेगा, पसीना लगेगा। आदमी कहता है भाई बारिश होने के बाद और गर्मी बढ़ गई, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण ये है। ठीक है, चलिए यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों में वायुमंडल में पहुंचती है। यह भी सूर्यातप के कारण है। सूर्य पड़ा, गर्म हुई, वाष्प बन गई, वायुमंडल में पहुंच गई, सिंपल। ठीक है, चलो जब जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं। भाई जल को गुप्त करके ले गई, है ना, हवा उड़ा के ले गई, मतलब गुप्त ऊष्मा।
ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस वाला होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है और गर्मी लगती है हमको, उमस है भाई, तो उमस क्यों, इसी कारण होती है। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। मतलब हमने एक निश्चित टेम्परेचर ले लिया कि 50 डिग्री टेम्परेचर अगर वायु का है, 40 डिग्री टेम्परेचर अगर वायु का है, तो वायु कितनी आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, जिस लेवल तक आर्द्रता ग्रहण कर सकती है उसको बोलते हैं क्या, संतृप्त वायु। मतलब अब ये तृप्त हो गई, इससे ज्यादा नहीं लेगी। वायु के तापमान जितना अधिक होगा नमी धारण करने की क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी। स्टेटमेंट में सवाल पूछा गया है कैसे होगी, ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म वायु जब होगी तो ठंडी करने के लिए या नॉर्मलाइज होने के लिए वो जलवाष्प को ग्रहण करेगी और उतना ऊपर उठेगी, उतने बड़े एरिया में फैलेगी। हवा गर्म होती है तो उछलती है, मैंने बताया आपको, भागती है, हल्की होती है, फैलती है। तो जब ज्यादा एरिया में फैलेगी तो ज्यादा एरिया से क्या कर लेगी, जलवाष्प ग्रहण कर लेगी। मतलब गर्म वायु ज्यादा जलवाष्प ग्रहण करती है, सिंपल, ठीक है। चलो, नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है, क्यों, अक्षांश बढ़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट है, यह भी सवाल पूछा गया है, नमी की मात्रा अक्षांश बढ़ने के अनुसार घटती जाती है, कहां गया, यही था, ठीक है। क्यों घटेगी, देखो भाई साहब, ये रही आपकी पृथ्वी, ये रही भूमध्य रेखा। अब इन एरिया में सूर्य क्या है, मैक्सिमम है, इन एरिया में सूर्य मैक्सिमम है ना। 23 के बाद ऊपर आ जाओ 60 पे, सूर्य है ही नहीं, सूर्य कम है 60 डिग्री पे, है ना, परसेंट लिख दिया मैं 60 डिग्री पे। जब सूर्य है ही नहीं या कम है तो होगा क्या भाई, हवा गर्म कैसे हो रही है, सूर्य तप से हो रही है। गैस पर रख के थोड़ी हवा गर्म कर लोगे, सूर्य तप से गर्म हो रही है। जहां सूर्य तप कम वहां हवा गर्म कम। अब जब हवा गर्म कम या हवा ठंडी तो उसकी नमी धारण करने की मात्रा बढ़ेगी कि कम होगी, सर कम हो जाएगी। मतलब 0 डिग्री अक्षांश से उच्च डिग्री अक्षांश की तरफ बढ़ते समय नमी धारण करने की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी, सर घटेगी। क्यों, क्योंकि हवा का गर्मपन कम हो जाएगा, हवा की जो गर्माहट थी वो कम हो जाएगी, जिस कारण नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। वही बात ये इस लाइन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। अर्थात उष्णतर कटिबंध में नमी की प्रतिशत इतना, मध्य अक्षांश में इतना और ऊपर जाते समय इतना हो जाता है। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में नमी का 90% संचित रहता है। यह भी याद रखना, क्यों, क्योंकि हमने देखा क्षोभ मंडल में सर टेम्परेचर कम होता जा रहा था, टेम्परेचर कम होता जाएगा मतलब हवा ठंडी होती जाएगी। भाई यही तो होता है, नीचे से हवा गर्म हुई, बारिश कैसे हो रही है, हवा नीचे से मार गर्म हो गई, तमाम सारी जलवाष्प उसने ग्रहण कर ली, नमी होते, लेकिन ऊपर क्षोभ मंडल में जाते जाते टेम्परेचर भी तो कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो टेम्परेचर वायु को भी तो ठंडा करेगा। और मान लो यहां से गई गर्म वायु, यहां जाके वायु हो गई ठंडी, और यहां से ले गई थी 4 किलो जलवाष्प। जब 4 किलो जलवाष्प ले गई तो यहां तो वो असंतृप्त थी, मतलब बोले और जलवाष्प ले लूंगी, लेकिन यहां जाके ठंडी हुई, संतृप्त हो गई, संतृप्त हो गई, अब वो और ज्यादा जलवाष्प नहीं ले सकी और वर्षण हो गया, बारिश हो गई। तो ये भी बात है कि मैक्सिमम जलवाष्प की जो मात्रा है वो धरती से 5 किलोमीटर तक ही होती है, लगभग 90%। क्यों, क्योंकि ऊपर जाते जाते वायु ठंडी होती जा रही है, ठंडी हो जाएगी तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती जाती है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इनको समझ लो। पेपर में सवाल पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा गर्दनें हिलाओगे, इधर उधर देखोगे। चलो, वायु के इतने कम समय में मैं आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो को लाइक साझा तो किया ही करा करो, बाकी अपने कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हो कि कैसे लग रहा है। चलो, वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष मात्रा कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये थी पूरी आर्द्रता। अब वायु दाब कैसे क्रिएट होगा, देखो भाई, वायु दाब कैसे क्रिएट होगा, सिंपल है। एक कमरे में मैं 5 आदमी बैठा दूं, एक कमरे में उसी साइज के कमरे में 20 आदमी बैठा दूं, दाब कहां ज्यादा होगा आदमियों का, सर 20 वाले में, सिंपल है। ऐसे ही एक निश्चित आयतन में निश्चित तापमान पर वायु की सघनता जहां ज्यादा है वहां वायु दाब अधिक हो जाएगा, जहां सघनता कम है वहां वायु दाब कम हो जाएगा। अब वायु दाब निर्भर किस पे करता है, तो वायु दाब निर्भर करता है टेम्परेचर पर। कैसे, टेम्परेचर मिल गया ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा मिलने से तुम्हें टेम्परेचर
टेम्परेचर ज्यादा दे दिया जाए तुम भी कूदोगे, ऐसे ही हवा कूदती है। टेम्परेचर ज्यादा मिलने से हवा कूदती है और उसके उसके कण जो है प्रच्छन्न इधर उधर अवस्था में घूमते हैं, इधर उधर स्थिति में घूमते हैं, जिस कारण वो हल्की हो जाती है। तो हल्की होके ज्यादा बड़े एरिया में फैल गई, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। आप कहोगे सर वायु तो उतनी है, भाई पहले इतने से एरिया में थी, अब इतने बड़े एरिया में हो गई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायु दाब तो कम हो गया ना, वही बात है। वायु का अपना भार होता है, किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिसे क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर से प्रति इकाई क्षेत्रफल पड़ने वाले उसके रूप में न मापते हैं। तो कई बार सवाल पूछा गया है वायु दाब मापने की, अब तो कह रही है 2 रुपए किलो वाला सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि वायु दाब मापने का मात्रक क्या है, बैरोमीटर है। ठीक है, चलिए बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट, मान लो बैरोमीटर आए, दाब एकदम कम हो जाए, मतलब शांत हो गई एकदम वायु, तो ये किसका सूचक है, ये है बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिर जाना, तूफान आने का सूचक है। और बैरोमीटर में पठन से पहले गिरना, पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा का द्योतक है। अब देखो दो बातें हो गई, बैरोमीटर के पारे के तल में अचानक से गिरावट आ जाना तूफान का द्योतक है, लेकिन बैरोमीटर के पठन में पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना, ये जो है वर्षा का द्योतक है। मतलब पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा तो बारिश आएगी, एकदम गिर जाएगा तो तूफान आएगा। ठीक है, चलो बैरोमीटर में पारे के तल में लगातार बढ़ना चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत है कि भाई अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज वितरण को समदाब रेखाएं, भाई जहां जहां एक सा होगा वहां एक सी काल्पनिक रेखाएं हो जाती हैं, जिनको समदाब रेखाएं कहते हैं। समदाब रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब के अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती हैं, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। ये आपके मतलब का नहीं है, केवल दाब है ना, तो कॉमन एक दिमाग लगाओ उसको समझ। चलो अब ये देख लो वायुदाब पेटियां, यद्यपि मैं एक बार और बता चुका हूं, एक बार और समझ लो। पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां 2 कारण से बनती हैं, एक गतिकीय कारण, दूसरा तापीय कारण, है ना। एक वायुदाब पेटी बनेगी ताप के कारण, एक वायुदाब पेटी बनेगी गति के कारण। कैसे बनेगी देखो, भूमध्य रेखा के आसपास मैंने आपको बताया सूर्य का जो विचरण है वो 23.5 से 23.5 चलता रहता है। मतलब भूमध्य रेखा के आसपास सन का टेम्परेचर मैक्सिमम टाइम ज्यादा मिलता है। अब सन का टेम्परेचर मैक्सिमम टाइम ज्यादा मिलेगा तो इसका क्या मतलब परिणाम होगा, इसका परिणाम होगा कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहां क्या होगा, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा, यहां सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा। अब जब सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा तो हवा क्या होगी, सर ज्यादा सूर्य तप के प्राप्त होने से मतलब जहां हाई टेम्परेचर है वहां गारंटी है कि लो प्रेशर होगा। मतलब जहां हाई टेम्परेचर है, जहां ताप ज्यादा मिल गया वहां प्रेशर लो कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा मिल गया, हवा हल्की होके ऊपर उठ गई, हवा हल्की होके ऊपर उठ गई तो प्रेशर लो हो गया। अब हवा तो ऊपर उठ गई लेकिन गिरेगी कहां, सर हवा यहां से ऊपर उठी है, हवा यहां से ऊपर उठी है, लेकिन पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही है, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना, परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पे घूमना, तो पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही है उस कारण एक बल का जनरेशन हो रहा है जिसको कहते हैं कोरियोलिस बल। और ये बल क्या करता है, यहां से जो हवा उठी ऐसे करके जो पृथ्वी से हवा उठी उसको गिरा देता है कहां, इन दाब पेटियों पे 23.5 से 35 डिग्री के आसपास। हवा यहां से उठ रही है, ज्यादा मात्रा में उठ रही है, पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसे करके यहां गिरी और ऐसे करके यहां गिरी, मतलब हवा का भी एक साइकिल बनेगा। तो हवा भी ऐसे करके गिर रही है उधर से उधर, मतलब ये किसके कारण बनी, ये हो गई तापजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य पेटी हो गई। और ये दोनों कैसी हो गई, ये दोनों कैसी हो गई, ये दोनों हो गई, माफ कीजिए ये वाली दोनों, ये हो गई गतिकीय पेटी, गतिजन्य पेटी। अब हवा जब यहां से उठी और यहां गिरी तो यहां पहले से अपनी हवा थी, ठीक है ना थी, यहां पहले से अपनी हवा थी, ऊपर से हमने 2 किलो हवा और थोप दी, बोले ले दीदी ये और ले ले तू, तो इसके पास क्या हो गई, इसके पास ज्यादा हवा हो गई, तो यहां क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पहले से थी और हवा पहुंच गई हाई प्रेशर बेल्ट। सेम काम क्या होगा, सेम काम यहां होता है। ध्रुवीय उच्च दाब वायु दाब पेटी, ये भी किस कारण है, ये भी आपके टेम्परेचर के कारण है, ये भी तापजन्य पेटी हैं।
ये तापजन्य पेटी क्या करेंगी, ये तापजन्य पेटी क्या करेंगी, ये क्रिएट करेंगी आपका निम्न दाब क्षेत्र, ठीक है, ये निम्न उच्च वायु दाब क्षेत्र क्रिएट करेंगी, ठीक है। हाई, क्योंकि क्यों उच्च वायु दाब क्षेत्र क्रिएट क्यों करेंगी, दो कारण हैं। अब यहां भी ये सिस्टम चलता है, यहां उच्च वायु दाब क्यों क्रिएट हो रहा है, उच्च वायु दाब इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहां टेम्परेचर ही कम पड़ रहा है, टेम्परेचर कम तो हवा भारी मतलब वायु दाब ज्यादा, सिंपल है। तो यहां हाई टेम्परेचर है, वायु दाब ज्यादा है ना, हाई प्रेशर है, और यहां भी हाई प्रेशर है। अब यहां हाई प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, तो यहां से हवा इधर की तरफ चलती है, यहां से हवा इधर की तरफ चलती है। इस हाई प्रेशर को जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, माफ करना, हवा इधर से इधर चलती है फिर, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर कम करने को। तो इस तरीके से पूरी पृथ्वी पर आपके हवाएं चल रही हैं, ठीक है। चलिए कुछ ये फैक्चुअल चीजें हैं। उपसौर और अपसौर वाली स्थिति क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है ना, सूर्य के सबसे निकट होती है, तो उसको बोलते हैं उपसौर की स्थिति। और ये कब होती है, ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है, ये होती है 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को। अब सर सूर्य पृथ्वी के पास है और 3 जनवरी को तो हमने देखा है ठंड होती है, ऐसा क्यों होता है, तो ये जो उपसौर अपसौर वाली स्थिति है, ये अन्य कारकों की अपेक्षा लगभग नगण्य है। ये है क्या, तो देखो सूर्य जो परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, ये मान लो सूर्य है, तो वो इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में कर रही है। इस दीर्घ वृत्त के 2 सेंटर होते हैं, एक ये और एक ये, और पृथ्वी मान लो परिक्रमा कर रही है, तो एक बार तो पृथ्वी घूमते हुए यहां आएगी, एक बार यहां आएगी, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा कम होता है। तो ये पास वाली स्थिति को क्या बोल रहे हैं, उपसौर बोल रहे हैं, और इस वाली स्थिति को अपसौर बोल रहे हैं। तो पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, और ये कांड कब होता है, ये होता है आपके जुलाई में, ठीक है। तो उपसौर और अपसौर को याद रखना, उपसौर मतलब सूर्य के पास होना, और वो कब होती है, जनवरी में होती है। चलिए ये 3 विषुव हैं। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन सबसे बड़ी रात, ठीक है। फिर ये क्या है, देखो सूर्य जो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, तो सूर्य जो है यहां एक तो मार्च में आएगा, 21 मार्च के आसपास आएगा, है ना। 21 मार्च के आसपास से फिर वो ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है, ऊपर की तरफ मतलब जून में, मतलब उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएगा मतलब यहां सूर्य ज्यादा चमकेगा, तो यहां दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, है ना। फिर 21 मार्च के बाद यहां से ट्रांसफर होना शुरू होता है, 21 जून से इधर को भागना शुरू करता है, और सितंबर 3 महीने में फिर यहां आ जाता है। सितंबर से दिसंबर इधर की तरफ रहता है सूर्य, तो इधर ज्यादा बढ़िया कार्यक्रम होगा, और दिसंबर के बाद फिर यहां से वापसी होती है, और फिर मार्च में यहीं आ जाता है। तो इस हिसाब से ये विषुव बनते हैं, है ना। तो 21 जून को तो सूर्य कहां होगा, जून में सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है। दिसंबर में क्योंकि अपने यहां ठंड पड़ती है, हम कहां हैं, हम यहां हैं, मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां, मतलब हम उत्तरी गोलार्ध में, हम उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारे साथ क्या होगा कि जब हमारी तरफ सूर्य होगा तब हमारे यहां गर्मी पड़ेगी। हमारे यहां गर्मी कब पड़ती है, हमारे यहां गर्मी पड़ती है जून से लेके सितंबर तक के आसपास, ठीक है, जून से सितंबर तक के आसपास। मतलब ये वाले स्थिति में सूर्य क्या कहते हैं, मार्च से जून तक सूर्य हमारे पास होता है, फिर सूर्य नीचे आना शुरू होता है। 22 दिसंबर को जाड़े होते हैं, मतलब सूर्य हमसे सबसे दूर होता है, मतलब सूर्य इधर नीचे वाले 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास होता है। तो ये जो है इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, बादल को और देख लेते हैं ना, पिक्चर वाला बादल नहीं, ये वाला बादल है। बादल क्या है, बादल क्या है इसको समझते हैं, है ना। बादलों को और समझ लेते हैं, बस यही हमारी कक्षा का अंतिम टॉपिक है आज का। बादल जल सीकरों तथा हिम सीकरों को ही बड़े पैमाने पर समूह होता है, मतलब जल इकट्ठा करके ले गए, बादल बन गए, हवाओं का बड़ा समूह। यह कोहरे की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। कोहरा नीचे नीचे होता है, जम जाता है जलवाष्प नीचे नीचे, और बादल जो है वो ऊपर जाके जम जाता है। जब धरातल पर ऊपर उठती गर्म और आर्द्र हवा को एडियाबैटिक ताप दर, आसपास वायु के ताप का पतन दर से कम हो जाता है, तो वायु अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठकर ठंडी होती रहती है। सिंपल है, वायु गर्म है, ऊपर उठकर ठंडी होती रहेगी। ठंडी होकर उशांक के बाद जहां उसका काम खत्म हो गया,
अब मैं संतृप्त हो रही हूं, अब मैं पानी अपना छोड़ने लगूंगी क्योंकि इससे ज्यादा मैं जलवाष्प नहीं ग्रहण कर सकती। संघनन प्रारंभ हो जाता है, जमना प्रारंभ हो जाता है, और जब संघनन हिमांक के ऊपर संपन्न हो जाता है तो जल सीकरों अथवा हिम सीकरों का निर्माण होता है। इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, अत्यधिक मदान होने के कारण बादल की रचना होती है। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जो हवा ऊपर जा रही है वो हवा ऊपर जाके पानी के फॉर्मेट में जो है उसका संघनन हो जाता है, जिस कारण जो है बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, बादल आपने आसमान में देखे ही होंगे। बादलों का वर्गीकरण उनकी आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार तथा ऊंचाई के आधार पर कई टाइप के बादल बताए गए हैं। जैसे पक्षाभ बादल, साइरस क्लाउड होते हैं जो आपको उसकी तरह दिखते हैं, ये साइरस क्लाउड है ना, आपको पक्षी के पंजे के आकार के समान दिख रहे हैं, ये देख लो जैसे ये है। पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई, तो ऐसे याद रख लेना, पक्षी सबसे ज्यादा ऊंचाई पे मिलता है तो पक्षाभ बादल भी सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये ब्रायल बादल प्राय छितराए रूप में रेशम के सदस्य से दिखते हैं क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा होता है जिनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं, जिस कारण इनका रंग श्वेत श्वेत सा दिखता है। तो पक्षाभ बादल आपसे स्तरीकरण पूछता है कहां है, तो पक्षाभ बादल या साइरस क्लाउड्स कहां है, सबसे ऊपर है। ठीक है, पक्षी सबसे ऊपर उड़ता है, इसे ध्यान रखना। पक्षाभ स्तरीय बादल क्या होता है, साइरो स्ट्रेटस बादल कौन से होते हैं, तो ये साइरोक्लुम्बस है, साइरो स्टेटस एक और होते हैं, इसमें नहीं दिखाए। ये क्या होते हैं, ये बादल मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनके आने पर सूर्य और चंद्रमा की चारों ओर प्रभाव मंडल बन जाता है जो कि प्रति चक्रवात के आगमन की सूचना है। छोड़ो, पक्षाभ कपासी बादल क्या है, ये जो कपास की तरह आपको दिखाएंगे, साइरोक्लुम्बस, ये हैं साइरोक्लुम्बस, पक्षी के मतलब देखिए छोटे छोटे कॉटन के जैसे दिखते हैं। पक्षाभ कपासी, कपास जैसा, तो ये बादल सफेद तथा छोटे आकार के गोला रूप में पाए जाते हैं। उच्च स्तरीय बादल अल्टोस्ट्रेटस, तो अल्टोस्ट्रेटस कौन से हैं, ये हैं अल्ट्रोस्ट्रेटस। ठीक है, चलो, आकाश में लगातार रूप में फैले और नीले भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। इनमें तमाम होते हैं। उच्च कपासी बादल ये भी होते हैं, सबसे ऊपर वाले याद रखना पक्षाभ बादल होते हैं। स्तरीय बादल, फिर स्तरीय बादल होते हैं, है ना, फिर वर्षा स्तरीय बादल होते हैं, फिर कपासी बादल होते हैं, तमाम प्रकार के कपासी वर्षा बादल, तमाम प्रकार के बादल हैं। बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है इनको लेके, बादलों से 2-4 प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं और इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना ये, बहुत ज्यादा सिंपल याद रखना कि पक्षाभ वाला ऊपर होता है। ठीक है, चलो, ये सारे तरीके के बादल हमारे हो गए। और ये सब घटनाएं, आदल बादल अर्षा वर्षा, ये सब कहां हो रही हैं, ये सब क्षोभ मंडल में हो रही हैं। पृथ्वी के सबसे निचले संस्तर या वायुमंडल के सबसे निचले संस्तर जो 8 से 14 किलोमीटर तक की हाइट तक पाया जाता है, क्षोभ मंडल, उसमें हो रही है। चलिए, मेघ गर्जन क्या होता है, जो बादल गरजते हैं वही मेघ गर्जन है ना। चलो, मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जल वर्षा होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा तेज है और ध्वनि की स्पीड उसके सापेक्ष कम है, इसलिए बादल पहले चमकता है फिर गरजता है। इसी कारण, क्यों? क्योंकि चमका तो लाइट जल्दी भाग के आ गई क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, और फिर उसके बाद गड़गड़ाहट हुई क्योंकि ध्वनि की स्पीड कम है। ठीक है, मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से फैलती है जिस कारण भयानक आवाज उठती है, गड़ 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 वाली। ठीक है, तो ये मेघ गर्जन है। ठीक है, चलिए, तो आज का हमने टॉपिक यहां समाप्त कर लिया। फटाफट 5-7 मिनट में क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने शुरुआत की वायुमंडल की संरचना से। मैंने आपको इसमें 3-4 फैक्ट बताए। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये क्रोनोलॉजी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। फिर समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में हो रही हैं। ओजोन परत समताप मंडल की निचली और क्षोभ मंडल की उचली वाली उस पर पाई जाती है। बेसिकली समताप मंडली आप याद रखना, है ना। बाकी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा, बादल फट रहे, सब काम क्षोभ मंडल में हो रहा है। ठीक है, आयन मंडल में रेडियो किरणें जो है उनसे वापस आती हैं रेडियो संचार के लिए, उपग्रह इत्यादि के लिए। फिर हमने इनका बादलों का इनका क्या देखा, टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर घटता बढ़ता है ऊपर जाते समय। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि वायुमंडल क्या है, गैसियस का समूह है, गैसों का समूह है। सबसे ज्यादा गैस पाई जा रही है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर है आर्गन, उसमें 3 अक्षर हैं आर्गन, और चौथे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड और 5वें नंबर पे न्यू। बात पता चली सर मुझे तो आर्गन ज्यादा थी, मतलब नियॉन। तो 5 गैसों का क्रम भी आप याद रखेंगे। फिर हमने देखा सूर्य तप क्या होता है। तो सूर्य तप हमने सिंपल भाषा में देखा,
सूर्य से आने वाली जो किरण है उसको सूर्यतप कह रहे हैं, उसकी गर्मी को सूर्यतप कह रहे हैं। और ये किस कारण हो रही है? सूर्यतप लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आ रहा है। दीदी बड़ी बड़ी तरंगें आ जाती सूर्य की तो हम तो निपट जाते, छोटी वाली आ रही मतलब लघु आ रही है, ऐसे ध्यान रखना, लघु तरंग दैर्ध्य आ रही है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि सूर्य की बाह्य सतह से निकल रही है, फोटोस्फीयर से निकल रही है, और उसकी एनर्जी का स्रोत क्या है सन की? वो है नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है, फिर हमने देखा सूर्यतप का वितरण जो होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ कम होगा, इसी कारण से जो है सूर्यतप की मात्रा में कालिक परिवर्तन भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा क्या क्या सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सूर्य की किरणों का तिरछापन, फिर हमने देखा सूर्य में प्रकाश की अवधि, फिर देखा जब सौर कलंक बढ़ेगा तो सूर्यतप बढ़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमने देखा वायुमंडल का प्रभाव। ठीक है, चलो फिर हमने देखे चक्रवात क्या होते हैं। तो निम्न दाब का केंद्र चक्रवात का होता है, बाहरी तरफ उच्च वायु दाब क्रिएट हो जाता है, बाहर से अंदर की ओर हवाएं चलती हैं, है ना। दो चीज की उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के चलने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। फिर हमने देखे दो टाइप के चक्रवात हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उतने भयानक नहीं होते हैं जितने उष्ण कटिबंधीय, इनको भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल भारत में चक्रवात कहते हैं, अमेरिका में हरी, अमेरिका को सब हरी की तरह मान लो पूछ रहे हैं, ध्यान रखने के लिए याद करा रहा हूं, हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया बिली बिली, जैसे बिल्ली कोने में छुपी रहती है ऐसी ऑस्ट्रेलिया कोने में है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली कह रहे हैं। और कौन सा रह गया? टाइफून, टेलीफोन हम अपने चचा को लगाते हैं, बगल वालों को, किनको? चाइना को, चाइना में इसको टाइफून कहते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। फिर आर्द्रता हमने देखी क्या होती है, तो वायुमंडल में जो जलवाष्प का स्वरूप होता है वो आर्द्रता होती है, और आर्द्रता बेसिकली गर्म वायु जो है वो ज्यादा जलवाष्प ग्रहण करेगी, ठंडी वायु कम करेगी, लिहाजा अक्षांशीय स्थिति बढ़ने के साथ साथ वायु में नमी क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वायु ठंडी होती है। ऐसे ही जमीन से ऊपर उठने के साथ साथ भी टेम्परेचर, वायु की नमी धारण क्षमता है वो घटती जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर क्षोभमंडल में टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वायु ठंडी हो जाएगी। और मैक्सिमम जलवाष्प वायुमंडल में 5 किलोमीटर तक की सीमा तक पाया जाता है। वायु दाब देखा हमने, वायु जितना दाब डाल रही है एकांक क्षेत्रफल वायु दाब है। बैरोमीटर इससे नापते हैं, अचानक से बैरोमीटर में पारा गिर जाए, तूफान आने वाला है, पहले गिरे फिर उठे हो करके, तो ये क्या है? वर्षा का संकेतक है। ये दोनों सवाल कंफ्यूज करते हैं, इनको ध्यान रखना। फिर हमने वायु दाब पेटियां देखी, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, फिर से भी मैंने समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बादल देखे, बादल के बहुत सारे टाइप हैं, है ना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। पक्षाभ बादल ये ध्यान रखने हैं, ये सबसे ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, फिर हमने मेघ गर्जन देखा। मेघ गर्जन क्या है? वर्षा के साथ जो है बादल गरजते हैं, और गरजने पे दिखते क्यों हैं? पहले आपने अगर सामान्यतः कभी बिजली कड़कते हुए देखी होगी तो पहले बिजली दिख जाती है, उसके बाद कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है, मतलब लाइट की स्पीड तेज है इन कंपेरिजन टू साउंड। तो लाइट आपको पहले आपकी आंखों तक पहुंच गई और साउंड जो है बाद में पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहां ये क्लास खत्म होती है। 2 क्लास विश्व के भूगोल की और होंगी, उसके बाद चारों विषय जो मैंने आपको कराए हैं इनका पूरा कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कक्षा आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। मुझसे और कुछ जो भी आप चाहते हो वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगता है ये जरूर बताया करिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त, मित्र, मंडली, सखा इत्यादि के साथ शेयर कर दिया करिए, है ना। समय कम है, इस समय आपको पढ़ना है, चीजों को रिवाइज करना है। जितना ज्यादा रिवाइज कर लोगे वही अंततः आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। ठीक है, चलिए, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।